A very enchanting welcome to you all my students। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके बोर्ड्स की स्टडी करा रहा है। मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार इस बात पर कि बोर्ड्स की स्टडी करा रहा है। आप अपने स्कूल लेवल पे जो कंटेंट पढ़ते हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको सही करने आए हैं हम। क्योंकि कई बार आप वो कंटेंट ढूंढते हैं जो जेईई एडवांस का है, मेंस का है या नीट का है या कहीं और का है और आप स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो किसी और तरह के एग्जामिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पर बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो टॉपिक्स जो जिस तरह के एक्सप्लेनेशंस बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरी की जो डिटेल बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो शायद कंपटीशन में इतना काम नहीं आता। इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली आपके बोर्ड्स की तैयारी करा रहे हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत समय से हम ये काम कर रहे हैं। क्लास 11th में हम आ चुके हैं, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। आरटी एकेडमी पर हम मिल रहे हैं। आज एक नया टॉपिक है मेजरमेंट वाले पार्ट में। हमने मेजरमेंट में यूनिट सीखी और उसके बाद उनके डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस एक्सेट्रा जाने। आज मेजरमेंट में एक सबसे खास बात कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमसे कोई ना कोई गलतियां, कोई एरर हो जाता है। अगर हम जितना भी प्रिसाइज या एक्यूरेट होना चाहें, ये दोनों ही बातें हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते हैं, ऐसा मान के चले। साइंटिस्ट लोग अच्छा कर लेते हैं, दे आर मोर एक्यूरेट, नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी पता किसी मेजरमेंट की नहीं कर पाता। इस वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि एरर क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह से एरर हमसे हो जाती है इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, हमारे एरर करने के तरीके से, इंस्ट्रूमेंट का क्या ड्रॉबैक है, क्या लिमिटेशंस हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटेशन की क्या लिमिटेशंस हैं। बीइंग ह्यूमन हम क्या गलतियां कर सकते हैं, जो मशीनरी हम डेवलप करते हैं उससे क्या गलतियां हो सकती हैं। इसके हिसाब से हमें जानना जरूरी है कि एरर्स किस किस तरह से हो सकते हैं और जो सोर्सेज हैं एरर्स के, अगर वो पता है तो हम ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि अगर सोर्सेज पता है तो उन सोर्सेज की वजह से हम उन सोर्सेज को रिड्यूस करके एनी हाउ एरर को कम कर पाएं, यानी मेजरमेंट मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट हो जाए। तो यही हमारे इस चैप्टर का एजेंडा है। इस चैप्टर का नाम है एरर एनालिसिस। आज का काम इंट्रोडक्शन का और बेसिक डेफिनेशंस का, हम ज़्यादा कुछ जानकारी इकट्ठा करने वाले नहीं है आज। मतलब काम का लेक्चर नहीं, सबसे काम का आज का लेक्चर है। जो बेसिक लेक्चर है वो यही है। यहाँ पर आप सारे टर्म, सारी डेफिनेशन सब कुछ जान जाएंगे और एक जेस्ट क्लियर मिल जाएगा और एक कैनवास क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि एरर के कैनवास के नीचे क्या क्या बातें पढ़नी है और पूरा पिक्चर आपको दिखाई देगी। आज के लेक्चर का एजेंडा ये है। काम शुरू करते हैं। नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया आरटी एकेडमी को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और उसके बाद मेरे बच्चों शेयर करिए। थोड़ा सा जोश लेके आते हैं, आपके लिए थोड़ा सा तेज बोलते हैं। सबसे पहले एरर एनालिसिस में हम जानते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक लेंथ है जिसे हमें मेजर करना है। कितनी है भगवान जाने। यदि इसकी लंबाई मान लीजिए 2 मीटर की है और आपने स्टेटमेंट दिया कि ये 2 मीटर की है और यहां पर खड़ा हुआ चिंटू आपसे आर्ग्यू कर रहा है कि आपने इसे 2 मीटर का बोला, तो क्या सच में ये 2 मीटर का है? 2 मीटर्स एग्जैक्टली? ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपने कहा हाँ हाँ एग्जैक्टली, क्या परसेंट ये 2 मीटर में? 2 मीटर की लेंथ है और हमने नापी, हमारे पास स्केल था और हमने नाप ली, बताइए 2 मीटर नहीं है क्या? उसने कहा सुनो सुनो सुनो, 2 मीटर नापा, क्या 1 मिलीमीटर की गलती नहीं हो सकती थी? हो सकता था आपने 1 मिलीमीटर गलत नाप लिया हो, थोड़ा दूर से स्टार्ट किया हो, देर से खत्म किया हो, आपके जीरोस मैच ना कर रहे हो स्केल के, तो बच्चा कहेगा हो सकती थी यार, क्या हो रही है। आप और एक्यूरेट हो गए और अच्छा स्केल लाए, ज्यादा प्रिसाइजली इसको किया और आपने कहा नहीं नहीं 1 मिलीमीटर की गलती नहीं थी। तो उसने कहा अच्छा 0.1 मिलीमीटर, व्हाट अबाउट दिस? तो आपने कहा ये तो 0.1 मिलीमीटर, यानी अपने स्केल का सबसे छोटे डिवीजन का 1/10 पार्ट, तो साफ सुथरा दिखाई भी नहीं देता, हम कैसे इसको एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे? हाँ नहीं कर पाएंगे, ये गलती हो सकती है।
हम तो स्क्रू गॉज ले आएंगे और छोटा इंस्ट्रूमेंट लाएंगे और छोटा नापेंगे और कहेंगे इसकी गलती भी नहीं हो रही है, हमारा एक्यूरेट हो गए। अच्छा नहीं, 1 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर्स, यानी सेल्स के ऑर्डर का। अब सेल्स के ऑर्डर का ये तो आंखों से दिखता भी नहीं, जो दिख नहीं रहा उसे मेजर कैसे करोगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो 10⁻⁹ मीटर्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नैनोमीटर्स। ये जो नैनोमीटर्स है, क्या इसकी गलती नहीं हो सकती है? तो बच्चे कहेंगे हाँ इसकी गलती हो सकती है, इतना छोटा तो हमें ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जितना छोटा नाप पाए, तो इतनी गलती तो हो ही सकती है। वही ये जो एरर आपसे हो गया, इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि आपके इंस्ट्रूमेंट का कोई फॉल्ट नहीं और आप किसी कीमत पर कोई एक्सपेरिमेंटेशन एरर नहीं कर रहे, तो भी अनसर्टेनिटी तो है ही सही, चाहे जितनी छोटी। फिर आप कहेंगे कि सर ये अनसर्टेनिटी किस काम की है, माइक्रोमीटर की गलती हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एरर बहुत छोटा है जिसे इग्नोर किया जा सके तो आपका एक्सपेरिमेंट, आपकी रीडिंग, आपका मेजरमेंट सही माना जाएगा। लेकिन इन सब को करने के दौरान ऐसा हो सकता था कि आपसे बहुत सारी गलती हो जाती, जो स्केल आपने यूज किया उस स्केल में बहुत सारी गलतियां होती, उसके जीरोस टूटे हुए होते, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सपैंड कर गया होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई तरह की एरर्स आ सकते हैं। इस तरह के एरर्स जो आ रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंटेशन में, वो इससे बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के होते हैं। उन्हें कैसे रिड्यूस किया जाए, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो कैसे रिड्यूस करें अपने एरर्स को, उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एरर क्या होता है। एरर की डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिखी हुई है। व्हाट इज एरर? एरर की बातें मैंने लिख रखी है आपके सामने। एरर क्या है? लिखा हुआ है कि डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ये इंपॉर्टेंट टर्म आया। मालूम होगा ट्रू वैल्यू क्या है और मालूम होगा कि मेजर्ड वैल्यू क्या है, तब तो आप ये बता पाओगे कि इनका डिफरेंस कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू? तो मैं मेजर्ड वैल्यू को लिखता हूं MV, मेजर्ड वैल्यू। एंड व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू? तो बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है इसका बेटे। मेजर्ड वैल्यू का मतलब व्हाट वी मेजर, व्हाट वी मेजर, मतलब आपके पास 2 मीटर के आसपास की एक रॉड थी, आपने इसकी लंबाई को नापा किसी मीटर स्केल से, एंड यू स्टेट कि भैया ये 2 मीटर्स की है और ये 2 मीटर क्या इसकी रियल वैल्यू है? रियल वैल्यू छोड़ दो, हमने नापी, हम बता रहे हैं। जो हमने नाप कर निकाली, मेजर करके निकाली, उसे हम कहेंगे मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, तो आसान थी। ट्रू वैल्यू क्या है? मान लो कि आपने 200-300 साल तपस्या करी, ब्रह्मा को जमीन से उतारा और कहा हे ईश्वर, इस रॉड की क्या लेंथ है एग्जैक्ट तो बताइए जरा। तो ब्रह्मा बताएंगे कि ऐसा है, ये रॉड मेरी ही बनाई हुई है क्योंकि हम तो क्रिएटर हैं, ये 2.127 मीटर्स की है। ये जो लिखा हुआ है ना बेटे आपके सामने, ये ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्टली उसकी है, ईश्वर जानता है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो बहुत छोटी लेंस मेजर नहीं कर सकते, बहुत छोटे मासेस मेजर नहीं कर सकते। हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट डिवाइसेस हमारे पास मेजर करने के नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। अब क्या उसकी एक्यूरेट वैल्यू है जो उसका रियल मेजरमेंट है, जो हम शायद कभी ना कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। उसका कारण है कि मान लीजिए इस तरह की रॉड है जो 1 मीटर से बड़ी और 3 मीटर से छोटी है, तो लॉजिकली 1 से 3 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही रही है, और जो वैल्यू आ रही है कॉमन सेंस है, बीच में कोई ना कोई जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वही उसकी ट्रू वैल्यू है। तो रियल मेजरमेंट इज ट्रू वैल्यू और जो हम मेजर करते हैं वो मेजर्ड वैल्यू। तो एरर जो है उसका फॉर्मूला बन गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सर क्या मेजर्ड वैल्यू के साथ आप बकवास कर रहे हैं? क्या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। आपको हमेशा रियल मेजरमेंट से हमारे मेजरमेंट को माइनस करना है। तो अगर ऐसा हुआ कि ट्रू वैल्यू बड़ी हुई मेजर्ड वैल्यू से, तो हम लिखेंगे इफ, तो पक्का पक्का जो एरर है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर ऐसा हुआ कि ट्रू वैल्यू छोटी हो गई मेजर्ड वैल्यू से, तो जो हमारा एरर है वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है?
लेकिन अगर ऐसा हो गया कि भाई ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न है और जो हमने मेजर की वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट एग्जैक्टली सेट हो गई ट्रू वैल्यू के साथ, तो हमारा एरर जो है वो 0 आएगा। तो इस प्रकार से अगर एरर के कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एरर 3 प्रजातियों में पाया जाएगा, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर। इस बात को बहुत गौर से समझें। एरर का ये डेफिनेशन है, मतलब जो उसकी रियल वैल्यू है और जो हम मेजर कर रहे हैं इसके बीच का डिफरेंस, की गैप, ये एरर है। तो अगर हम ट्रू वैल्यू पता ही नहीं कर सकते, ईश्वर को उतारना पड़ेगा जो इम्पॉसिबल है, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे पता करें? तो ये एरर कैसे पता चलेगी? तो सच बात ये है कि बाय डेफिनेशन तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एरर होता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें मोस्ट एक्यूरेट जो वैल्यू हमें मिल सकती है उसे हम ट्रू वैल्यू एस्यूम करते हैं, और फिर उस एस्यूम ट्रू वैल्यू के आसपास के कितने एरर्स हो सकते हैं उस रेंज को हम बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ट्रू वैल्यू इस रेंज में कहीं ना कहीं लाई कर रही है। धीरे धीरे लेक्चर्स में समझ आएगा, फिलहाल इस बात को कंसोलिडेट करिए कि एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है, और हमेशा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करना है, इसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छी बात, नहीं लाएंगे। कितने टाइप का एरर होता है? व्हाट टाइप का एरर होता है? हम 3 तरह के एरर्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर, थर्ड इज ग्रॉस एरर। 3 तरह के एरर्स। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है ऐसे एरर्स जिनका ओरिजिन हमें मालूम है। ओरिजिन मालूम है मतलब सोर्स पता है कि एरर क्यों आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई मीटर स्केल है 0 से 100 सेंटीमीटर का, और उस मीटर स्केल को ने तोड़ दिया कोने से, और वो 0 से स्टार्ट ना होकर 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, देखिए आपके पास एक मीटर स्केल है, वो 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का था और हमने उसको तोड़ दिया और तोड़ा, अब वो 3 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का रह गया। अब जब मैं इस मीटर स्केल से, जो कि अब 97 सेंटीमीटर का रह गया है, इससे किसी को मेजर करूं और मैं इसकी रीडिंग बताऊं 43 सेंटीमीटर आ रही है, तो आपको इस रीडिंग से इस बात की जानकारी चल गई कि सर पक्का पक्का जो एक्चुअल रीडिंग है वो 40 सेंटीमीटर है ना, रियल वैल्यू ये रीडिंग आ रही है और ये ट्रू मेजरमेंट है। तो आपने 3 सेंटीमीटर का जो एरर था वो खुद से दूर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपको पता था कि ये एरर, इंस्ट्रूमेंट्स के एरर, आपके द्वारा किए गए एरर्स, जिन एरर्स के सोर्सेस और उनका अमाउंट हमें पता होता है, उन्हें हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होते हैं? ऐसे एरर्स जिनके सोर्सेस के बारे में और जिनके अमाउंट के बारे में हमें जानकारी नहीं है। कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन से फैक्टर का कितना इंपैक्ट है एरर आने में, इस बात की कोई जानकारी नहीं। जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम एक प्लेन में, इसे एक सरफेस में, एक प्लेन में ऑसिलेट करना चाहिए, शायद अब दिखाई दे रहा होगा अगर आप नीचे हो। लेकिन इस सिंपल पेंडुलम को देखें, जब हम हवा में घर में लटका देते हैं किसी बॉब को और उसको हिलाते हैं तो वो शायद ऐसे ऐसे घूमता है, एक प्लेन में नहीं होता, कई प्लेन्स में घूमता है। फिर वो फॉर्मूला 2.12g वाला लगाते हैं, आंसर गलत आते हैं, g की वैल्यू कभी निकाल ही नहीं पाते क्योंकि हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, तो वो अलग अलग प्लेन्स में घूमता है। दूसरी बात, ये धागा कहीं ना कहीं तो बांधा है आपने, लपेटा हो, बांधा हो, तो यहाँ बार 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 जर्क मिलता है, और ये जो सस्पेंशन है ये परफेक्टली रिजिड नहीं है, ये खुद भी हिलता है। इसके हिलने से जो जर्क जनरेट होता है वो ऑसिलेशन को डिस्टर्ब करता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगती है। अच्छा, तो टाइम पीरियड बदलता है? जी हाँ। किस फैक्टर का कितना इम्पैक्ट है इस बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या करें? कुछ ना करें, टेम्परेचर बदल जाए। टेम्परेचर बदले तो लेंथ में इलॉन्गेशन, कंप्रेशन हो सकता है। जो बॉब हमने लटकाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वजह से ऑसिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो बातें हैं जो शायद हमें अंदाजा हो सकता है कि शायद इस कारण से एरर आ रहा है,
लेकिन उस रीजन का कितना इम्पैक्ट है उसके बारे में जानकारी नहीं है, और सारे के सारे सोर्सेस की भी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो रैंडम एरर्स वो एरर्स होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जिनके सोर्सेस का एग्जैक्ट हमें ना सोर्स पता है, ना उनका आइडेंटिफिकेशन पता है, ना उनका अमाउंट पता है, तो हम उन्हें हटा भी नहीं सकते। वी कैन जस्ट रिड्यूस देम। रिड्यूस करने का तरीका मैं सिखाऊंगा आपको। ग्रॉस एरर्स, ये सबसे कबाड़ी एरर्स हैं। अगर आप समझदार बच्चे हैं, हम लैब में शैतानी करने नहीं गए, एक्सपेरिमेंट करने गए हैं और थोड़े बहुत हमारा दिमाग चलता है और सिंसियरली काम कर रहे हैं, तो ग्रॉस एरर्स नहीं आते हैं। ये बहुत ज्यादा इग्नोरेंस से आने वाले एरर्स हैं। मान लीजिए कि आप अपने बगल वाले दोस्त से बातें कर रहे हैं, सामने ऑप्टिकल बेंच है और निकाली गई उससे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने पर आई 14.5 और वहां 14.5 को आपने डेटा नोट किया 17.6। क्या इस तरह की बदतमीजियां होती हैं? अब मान लीजिए कि आपके पास ऑप्टिकल बेंच है, एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहा हूं, ये 0 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, और आपके पास जो लेंस है वो आपने कहीं 57 सेंटीमीटर पे रखा, ठीक, लेकिन आपने उससे इधर से मेजर कर लिया कि 100 माइनस 57 इज समथिंग 43, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, गड़बड़ नहीं करनी है, सोच समझ के काम करना है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप यहां पर थे और ये जो मार्क है ये 34 सेंटीमीटर का है, लेकिन 34 सेंटीमीटर को अगर हम जूम करें तो जूम करके देखने पर मालूम चलता है कि वो ही 34 सेंटीमीटर के आगे और उसके पीछे मिलीमीटर्स के डिवीजन है, और आपका जो ये पॉइंट आपने लगा रखा है या लेंस लगा रखा है, कोई भी चीज जिसको सेटल किया है, वो 1 मिलीमीटर आगे है। जूम आउट करने पर, दूर से देखने पर वो 34 के आसपास दिखाई दे रही है, पास से करीब से देखने पर वो 34.1 से ज्यादा है। तो आप ऐसे इग्नोरेंस जब करेंगे तो एरर्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, और ये किसी सोर्स से नहीं है, ये आपके अपनी शैतानियों से हैं। दीज आर कॉल्ड क्रॉस एरर्स, और ध्यान रखिए बोर्ड में पूछा जाता है क्रॉस एरर। ठीक, सिस्टमैटिक एरर्स की बातें करें। एरर्स whose causes are known are called systematic errors, और क्योंकि उनके कॉजेस हमें पता है कि हमारे सिस्टम की वजह से यार हमारी क्या कमी रह गई इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, causes are known। known cause होने की वजह से these errors can be rectified or removed। इन एरर को सही किया जा सकता है या अपने मेजरमेंट से हटाया जा सकता है। आपको पता था कि आपका स्केल 3 सेंटीमीटर तक टूटा था, तो जब भी 43 आएगा तो 40 होगा, 37 आएगा तो 34 होगा। 3 हटा देना बेसिकली अपनी रीडिंग से, क्योंकि 3 ज्यादा नाप रहे थे। तो अगर एरर्स के सोर्सेस पता हो तो इन्हें हटाया जा सकता है। कुछ करेक्शंस करने हैं, ऑपरेटर्स में कर लें, अपनी कैलकुलेशंस में कर लें, अपने एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड में कर लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिस्टमैटिक एरर्स कितने टाइप के होते हैं? सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स देखें तो पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जैसे टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट में आने वाली प्रॉब्लम, प्रेशर के बदल जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में आने वाली प्रॉब्लम, या ह्यूमिडिटी की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स कई बार उनमें उतना पानी के आने की वजह से जंग वगैरह लग जाती है, रस्टिंग वगैरह हो जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी पे ग्लाइड करना है तो वो ग्लाइड नहीं करता क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को दूर किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया जा सकता। ह्यूमिडिटी है, थोड़ी सी ऑयलिंग ग्रीसिंग करें, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो आपके स्केल की लेंथ बदली होगी, तो कैलकुलेट कर लें कि हमारे स्टील के स्केल का अल्फा कितना है, कितना थर्मली एक्सपैंड कर गया, इस तरह की चीजें। इम्परफेक्शंस, जो अभी मैंने बातें बोली कि आप एरर इसलिए कर रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट्स को ठीक से कर नहीं रहे हैं। आपको ऑप्टिकल बेंच दी गई, इसमें 2 रॉड्स लगे हुए हैं, और फिर यहां पर आपने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, इस पर एक लेंस रखा है, ठीक है ना, और यहां पर आपने एक और प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, और इस पर आपने एक पिन रखी हुई है, फिर आपने एक और प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर आपने एक और पिन रखी और उसकी इमेज इसके ऊपर देखने की कोशिश करी। अब आप ये एक्सपेरिमेंट कर तो रहे हैं,
लेकिन आपने पैरेलक्स दूर नहीं किया, इसे पिन के ऊपर पिन मिलाकर नहीं देखा, ऐसे ऐसे आई पिन और आपने कहा सब ठीक है। ये ठीक नहीं होता, इम्परफेक्शन है। जो एक्सपेरिमेंट में बोल रहा हूँ इसमें एक पिन के ऊपर उसकी इमेज बनती है और ऐसे टिप टू टिप ऐसे इमेज बनती है। थोड़ा बहुत सर हिलाने पे पैरेलक्स दूर होता है, मतलब ये ऐसे साथ साथ में चलनी चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं हो जानी चाहिए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपने कोर्स में आगे हम करेंगे। आपने ये सब चेक नहीं किया, आपने देखा इमेज बनी, काम खत्म। इम्परफेक्शन आपकी गलती है, ये सुधारें इसे। अगर एरर ज्यादा आ रहा है तो देखें एक्सपेरिमेंट्स को फिर से करें और जो स्टेप्स और जो बारीकियां बताई गई एक्सपेरिमेंट्स की उन्हें कॉशियसली करें, आपके आंसर सही आएंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एरर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो भी आप अप्लायंस या ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कोई एरर हो। एरर जैसे कोई जीरो एरर कि अपना 0 से मैच नहीं करता, स्क्रू गॉज लिया ठीक से काम नहीं करता, स्क्रू ठीक से काम नहीं करता, बेंचेस में जो स्केलिंग है, इस वाले बेंच में जो स्केलिंग बनी हुई है डिस्टेंसेस की वो थोड़ी बहुत खराब है, कर लें। इसको हिलाते हैं डुलाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो ये झटके से आगे चलता है, तो अगर हमें आधा मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर आगे इसको अगर शिफ्ट करना है, नहीं कर पा रहे हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करें, टेंशन वगैरह देखें, पेज को टाइट करें, ठीक हो जाए तो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं। पर्सनल एरर्स, आपके ही मन में कोई दुविधा है, आप कैलकुलेशन करके 7 into 4 को लिख देते हैं 26, इसका कोई इलाज नहीं है, रिपोर्ट फाइलिंग में गड़बड़ियां नहीं करनी, ठीक है ना। आपने डेटा सही से नोट डाउन नहीं किया, गड़बड़ है, आप कहीं और बिजी हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो रीडिंग्स आ रही हैं उसको केयरलेसनेस से देख रहे हैं, तो जो रीडिंग्स आ रही हैं उसको आपने ऑब्जर्व ही ठीक से नहीं किया, तो जो आप नोट डाउन करेंगे वो ठीक नहीं होगा, तो ये गड़बड़ियां आती हैं। तो मेजर पोर्शन ये है कि आप अपने अगर तरीके को सुधारेंगे तो ये पर्सनल एरर्स वगैरह तो सुधारे जा सकते हैं, इम्परफेक्शंस को सुधारा जा सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं यही मेरे मेजर पोर्शन रह जाते हैं एरर्स के, क्योंकि इनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनका हो सकता है अपने इंस्ट्रूमेंट को सुधार लिया जाए। अगली बात देखें क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर इसलिए आते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा केयरलेसनेस दिखाते हैं। ऑब्जर्वर जो है वो बहुत केयरलेसनेस दिखा रहा है। ऑब्जर्वर वो है जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट करने में अगर उसने बॉब लटकाया और उसको इस तरह ऑसिलेट कराया किसी एक प्लेन में, तो वो प्लेन में ना हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है और वो स्टिल यहाँ से रीडिंग ले रहा है, कह रहा है कि ठीक है 20 ऑसिलेशन में 15 सेकंड लगे, सब बकवास है, बेवकूफी हो। अगर वो ऐसे ऐसे झूल गया, रोक दो उसको भाई और फिर से एक प्लेन में उसको ऑसिलेट कराओ। और ये जो ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, वो ऐसे बहुत छोटे एंगल के ऑसिलेशन के लिए होता है, लेकिन हम लोग मजे में इतना इतना ऑसिलेट कराते हैं। जो फार्मूला हम डायमेंशन वाले मेथड चैप्टर में पढ़ के आए हैं 2π/L/g, वो वाला फार्मूला काम ही तब करता है जब पेंडुलम का ऑसिलेशन बहुत छोटा हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस बेचारे को ये नन्हा सा ऑसिलेशन अगर दिया जाए, तो ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अगर किसी आदमी को इतना ऑसिलेशन दिया जाए, इतना ज्यादा ऑसिलेट कराया जाए, तो यहां से जो रीडिंग आएंगी वो रॉन्ग रीडिंग्स आएंगी। उसका कारण ये है कि जो फॉर्मूला है वो छोटे एंगल के ऑसिलेशन के लिए ट्रू है, अन्यथा ट्रू नहीं है, विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह की जो केयरलेसनेस ऑब्जर्वर जब करता है तो उससे गलतियां होती हैं, और वो गलतियों के सोर्सेस और उनके अमाउंट का अंदाजा नहीं होता। These can be rectified or removed, but these errors can be diminished, कम किए जा सकते हैं। कैसे कम करते हैं वो बताता हूँ। कम करने के तरीके देखो क्या है। मान लो कि लेंथ की रीडिंग लेनी है और ईश्वर ने कुछ डिसाइड किया है कि जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू ये है। और ध्यान रखिएगा मैं आपको डिनोट करके दिखा रहा हूं कि ट्रू वैल्यू क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रू वैल्यू आपको पता है या मुझे पता है, ये है, बस ऐसा कुछ मान लो कि है। एंड वी मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड वी से कि लेंथ ऑफ द रॉड a है, ठीक, लेकिन आपको दिखाई दिया कि हमने ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ कम नापा। अब अगर आपको ट्रू वैल्यू ना पता हो तो हमें इस बात का हमेशा भ्रम रह जाएगा कि यार हमने सही नापा कि नहीं। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि सही ना नापो, जैसा भी दिखाई दे रहा है। हम इसको दोबारा नापते हैं, वी गेट द वैल्यू b। एक बार ज्यादा नापा और एक बार कम नापा,
तो मैंने कहा एक बार इनका एवरेज ले लो, जरा एवरेज पे चर्चा करो तो क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इससे इस बात की पूरी फीलिंग आती है बेटे कि a प्लस बी बाई 2 जो एवरेज है वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो जो आपकी एवरेज वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक लाई कर रही होगी। क्लियर है मेरी बात? हाँ क्लियर। किस पर रिलाई करें, a पर, b पर या a प्लस बी बाई 2 पर? तो मेरे हिसाब से एवरेज वैल्यू वो वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये कि अगर ट्रू वैल्यू के पास जाना है तो बस एक रीडिंग मत निकालो, कई सारी रीडिंग निकालो और उनका एवरेज कर लो, तो वो रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी। कोई बच्चा इस पे तुरंत आंखें गड़ाएगा तो कहेगा कि जो आपने पढ़ाया उसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि ये ट्रू वैल्यू है। हमने नापा, पहली रीडिंग ए आई और फिर नापा और दूसरी रीडिंग ये आई। अब जब मैं a प्लस बी बाई 2 एवरेज निकालने की कोशिश करता हूं तो वो एवरेज यहां कहीं आता है और ये एवरेज ट्रू वैल्यू से ज्यादा दूर है और इवन a से भी ज्यादा दूर है। जवाब है हाँ, तो गड़बड़ हो गई। तो कुछ मत करो, रीडिंग्स की संख्या बढ़ा दो। मतलब हम एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। कभी ए नापेंगे, कभी बी नापेंगे, कभी सी नापेंगे, कभी डी, कभी ई, कभी एफ, कभी जी, कभी एच, कभी आई, कभी जे, कभी के। ओ ये कभी कम कभी ज्यादा क्यों कर रहे हैं? कॉमन सेंस है कि जब आप एक डाइस लें उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, पर आप 3 बार डाइस को फेंके तो पूरी पॉसिबिलिटी कि तीनों बार 1 1 1 आ जाए। ऐसा होता है, हमारे साथ खेला है बचपन में, एक्सपीरियंस है हमें। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर आप 400 बार 500 बार डाइस को फेंकेंगे तो आप पाएंगे 1, जितने नंबर ऑफ इवेंट्स आपने क्रिएट किए, जितनी बार डाइस को फेंका उसका 1/6 टाइम्स ही आया या उसके आसपास आया। हर बार 1 नहीं आएगा। एज द नंबर ऑफ इवेंट्स इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटीज आर जस्ट इक्वल। इससे कम नापने की जो प्रोबेबिलिटी है, इससे ज्यादा नापने की भी वही प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ा देंगे तो आप देखें ट्रू वैल्यू से कम जितने इवेंट्स आ रहे हैं, जितने मेजरमेंट्स आ रहे हैं, उससे ज्यादा के भी उतने ही मेजरमेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है कि आप जब इन सारी रीडिंग्स का एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग्स इज एक्यूरेट। आप ए पर क्या बिलीव करेंगे, बी पर क्या बिलीव करेंगे, सी पर क्या बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे। सर कोई वैल्यू तो ट्रू वैल्यू के आसपास होगी। अरे तुम्हें पता कहां है ट्रू वैल्यू? तुम अंदाजा कैसे लगा सकते हो? लेकिन तुम ये गारंटी से कह सकते हो कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम ट्रू वैल्यू के आगे पीछे ही हैं, तो इन सबका एवरेज ट्रू वैल्यू के पास में जरूर होगा। पूरी पॉसिबिलिटी इनमें से कोई एक ऐसी रीडिंग भी आ जाए जो एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू पे मैच कर जाए। बट व्हेनेवर अंटिल यू आर अनअवेयर ऑफ द ट्रू वैल्यू, तो तुम गारंटी कैसे करोगे कौन किससे मैच कर गया? तो आप इसकी गारंटी नहीं कर सकते। इसकी गारंटी कर सकते हैं कि हम ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक हैं। तो आइडिया क्या निकाला हम लोगों ने इस मेजरमेंट के दौरान? आइडिया निकाला कि चीजों का अगर एवरेज किया जाए, क्या किया जाए? एवरेज किया जाए, एवरेज ऑफ रीडिंग्स, तो हम ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब हो पाएंगे, यानी हम ज्यादा एक्यूरेट हो पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम ज्यादा एक्यूरेट हो पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अगली चीज क्या है? एब्सोल्यूट एरर। जो एजेंडा पीछे पड़ा वहीं से ये चीज आगे आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया एंड यू गॉट R1 एज योर फर्स्ट रीडिंग। R1 का मतलब जो आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या रीडिंग आपने निकाली, वो R1 निकाली। लेंथ नाप रहे हैं, 4.2 निकाला, फिर 4.1 निकाला, फिर 4.21 निकाला, व्हाटएवर। ऐसे करके आप किसी एक्सपेरिमेंट में एक नहीं कई सारी रीडिंग्स निकाल रहे हैं, और फिर वो एक नहीं बहुत सारी हैं। कारण क्या है बहुत सारी रीडिंग्स का? जितनी ज्यादा रीडिंग्स करेंगे उनका एवरेज उतना ही एक्यूरेट होगा। तो हमने कहा एवरेज निकालना है, काम करो इन सबको जोड़ो। जोड़ोगे तो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और इसी को अगर तुम देखोगे तो लिखोगे सिग्मा Ri। क्लियर है मेरी बात? और ये n टाइम्स से ध्यान रखिएगा, n टाइम्स। तो यहां पे देखिए क्या लिखेंगे? R एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं तो R एवरेज जो होगा
वो कहलाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस ये चलता ही जाएगा और चलते चलते आपको मालूम चलेगा कि इसको डिवाइड मारना किसी n से और n का मतलब क्या, जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स थी। इस प्रकार से आपको पता चला कि आप R एवरेज पे आ गए और जो R एवरेज है वही हमारा सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग है और इसी को हमें रिलाई करना है, इसी को मानना है। अब मैं एक चीज कर रहा हूं कि मैं R एवरेज में से पहले वाले एरर को घटा दे रहा हूं, पहले वाली रीडिंग को घटा दे रहा हूं, तो ऐसा मालूम चल रहा है कि ये फर्स्ट वाली रीडिंग में एरर आ रहा है। ऐसा क्यों? हमने कहा था ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एरर के बराबर होता है। ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी वैल्यूज हमें पता है उनमें से मोस्ट एक्यूरेट तो हम आर एवरेज को ही मान रहे हैं, क्योंकि बाकी सब पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आर एवरेज है ये मोस्ट एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि ये भरोसेमंद है। ठीक है, भरोसेमंद है, अच्छी बात। इसी प्रकार से आप देखें कि अपनी वही भरोसेमंद सो कॉल्ड ट्रू वैल्यू से अगर मैं सेकंड रीडिंग को माइनस करता हूं तो मुझे पता चलता है कि सेकंड वाले रीडिंग में क्या एरर आया। इसी तरह से इस आर एवरेज में मैं R3 को माइनस करता हूं तो मुझे R3 मिलता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह की चीजें आपको मिलती रहेंगी और जब तक जितनी रीडिंग्स आपने की हैं उन सब में मिल जाएगा। आप कहते हैं कि ये जो R1 है ये एरर इन रीडिंग 1 है और ये जो R2 है सेम चीज एरर इन रीडिंग 2 है। इसी प्रकार से जो R3 है ये एरर इन रीडिंग 3 है और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, अलग अलग मेजरमेंट्स में एरर्स। आप डेल्टा आर को देखें, ये डेल्टा आर यानी यही डेल्टा R1, यही डेल्टा R2, यही डेल्टा R3, तो उसका कॉमन नेम है डेल्टा आर। इसी को हम लोग नाम दिया करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जो भी रीडिंग आपने निकाली उस इंडिविजुअल रीडिंग में कितना एब्सोल्यूट एरर हुआ, कितना एरर हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो एरर इन रीडिंग 1 आप लिख रहे हैं ये एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर है 1 में। सेम चीज ये जो दूसरा आपने लिखा डेल्टा R2 ये एब्सोल्यूट एरर है 2 में। ये जो डेल्टा R3 लिखा आपने ये एब्सोल्यूट एरर है 3 में और इसी प्रकार से 4 में, इसी प्रकार से 5 में, इसी प्रकार से 6 में, सो ऑन। ये डेल्टा R मतलब R एवरेज माइनस R इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब आप इन एरर्स पे भी बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करने वाले। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि ये पहली रीडिंग का एरर है, दूसरी रीडिंग का एरर है, तीसरी रीडिंग का एरर है और हमारे पास घूम फिर के एवरेज वैल्यू है। तो वी डिमांड कि हमें कोई एवरेज एरर चाहिए। पता तो चले कि पहली रीडिंग में इतना एरर किया था, दूसरी में इतना किया, तीसरी में इतना किया, चौथी में इतना किया। ओवरऑल ऑन एन एवरेज हर बार हम कितना एरर करते आ रहे थे, तो हम एरर्स का भी एवरेज निकाल लेते हैं। डेल्टा आर एवरेज, एरर्स का भी एवरेज पता चले कि पूरी रीडिंग में ऑन एन एवरेज हमने कितना एरर किया। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 एंड सो ऑन, जितनी भी आपने रीडिंग्स निकाली और इन सब के बाद आप जानते हैं कि अल्टीमेटली डिवाइड मारना है n से नंबर ऑफ रीडिंग से। दिस इज कॉल्ड योर एवरेज एरर। तो हम लिखेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर। आपकी किताबों में इस एवरेज की जगह शब्द लिखा मिलेगा मीन। मीन का मतलब एवरेज ही होता है और फिर वो कहेंगे कि ये जो चीज है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक, ये एरर्स का जो एवरेज है ये मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। अच्छी बात, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा, अच्छा ठीक है। अब आपको पता है कि आर एवरेज आपके हिसाब से मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग है, लेकिन इसमें इस एवरेज एरर का घपला हो सकता है। या तो हम इसमें इतना ज्यादा नाप सकते हैं या नाप कर आए होंगे और या तो इसमें से इतना कम नाप के आए होंगे
और हम किसी रीडिंग को लिखें कि भैया हमारे हिसाब से जो हमने मेजरमेंट किया उसमें आर एवरेज रीडिंग है, यही आंसर है। लेकिन ये भी है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, हमारी वजह से, या जिस भी इग्नोरेंस सब कुछ मिला करके जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो डेल्टा आर एवरेज के बराबर है। यानी कि यही मेरी ट्रू वैल्यू का आंसर है। अब जो आपकी एग्जैक्ट रीडिंग थी, जो ट्रू वैल्यू थी, जो आपको नहीं मालूम थी, आपने वो रेंज निकाल ली कि आर एवरेज से डेल्टा आर एवरेज पहले और डेल्टा आर एवरेज बाद में। जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है आर एवरेज का और इससे डेल्टा आर एवरेज पीछे और इसी से डेल्टा आर एवरेज बाद में, इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू लाई कर रही है, ये एरर्स में बताया जाता है। एंड दिस इज हाउ वी रिपोर्ट द ट्रू वैल्यू। इस तरह से हम ट्रू वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग के साथ साथ ये बताना जरूरी है कि हमारे एक्सपेरिमेंटेशन में मैक्सिमम एरर क्या हो सकता था। सर इतना बड़ा रेंज आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा रेंज बनाया है। जैसे जैसे ये जो डेल्टा आर एवरेज है आप एक्सपेरिमेंटेशन में घटाते जाएंगे। डेल्टा आर एवरेज कैसे घटेगा? आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से मेरा n बढ़ता चला जाएगा डेल्टा आर एवरेज अपने आप घटता चला जाएगा, और जितना छोटा डेल्टा आर एवरेज होगा उतना कम मेरा एरर होगा। जितना कम मेरा एरर होगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रेंज है ये शॉर्टन होती चली जाएगी। आपको दिख रहा है कि रेंज छोटी होती चली जाएगी, पॉइंट्स पास आते चले जाएंगे और एक छोटे से जोन में कोई ना कोई वैल्यू ट्रू वैल्यू की होगी, चाहे तो ये होगी, चाहे ये होगी, चाहे ये होगी, चाहे ये होगी, चाहे ये होगी, लेकिन छोटे रेंज में होगी। एंड इफ द रेंज इज वेरी शॉर्ट तो आप तुरंत कह देंगे कि हम ट्रू वैल्यू के बहुत करीब हैं। तो द एजेंडा इज कि आप किसी तरह नंबर ऑफ रीडिंग्स को बढ़ाते जाइए, डेल्टा आर एवरेज को घटाते जाइए, डेल्टा आर एवरेज घटता जाएगा, ये रेंज घटती जाएगी, हम एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज द मेथड हाउ वी रिपोर्ट द आंसर। क्लियर है मेरी बात? आइए अगला एरर टाइप पढ़ते हैं। रिलेटिव एरर आपको क्या कह रहा है? रिलेटिव एरर या फिर इसी को फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन से लिया गया, नथिंग स्पेशल। आप जो मीन एब्सोल्यूट एरर करके आए हैं वो डेल्टा आर एवरेज है, लेकिन ये डेल्टा आर एवरेज आपने तब किया था जब आपने आर एवरेज की रीडिंग निकाली हुई थी, यही तो आपकी ट्रू वैल्यू थी। तो जो रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर ये कहलाता है डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाय आर एवरेज। ये तो रेशियो निकाल दिया आपने, जवाब है हाँ, रेशियो निकाल दिया। मैं आपको बताता हूं इसका लॉजिक क्या और क्यों ये बताना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम कानपुर में हैं और हमें दिल्ली जाना है और ये दूरी अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर्स के आसपास की आप कंसीडर कर लीजिए। इस 450 किलोमीटर्स को किसी इंजीनियर ने नापने की कोशिश करी और नापते नापते ये कहा कि यार 10 मीटर बीच में कहीं गुम हो गया, पता नहीं चला यार, 10 मीटर गड़बड़ हो गई। आपको क्या पागल हो गया? 450 किलोमीटर नाप के आए हो, 10 मीटर की गड़बड़ हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर उसी लैब में या कि कहीं अपने लैब में आप आ गए और आपने 1 मीटर की रॉड को नापना शुरू किया और रॉड को नापते नापते कहा कि नहीं यार 40 सेंटीमीटर का हमसे गलती हो गई, नाप ही नहीं पाए। आप सच बताओ 10 मीटर बड़ा है या 40 सेंटीमीटर बड़ा है? तो लॉजिकली तो 10 मीटर बड़ा है, 40 सेंटीमीटर कम बड़ा है। तो कोई पूछे कि एब्सोल्यूट एरर कहां ज्यादा है, तो भैया एब्सोल्यूट एरर तो यहीं ज्यादा है और यहां पर कम है। पर आपको फीलिंग आ गई कि यार 450 किलोमीटर में 10 मीटर का एरर था और 1 ही मीटर में 40 सेंटीमीटर का यानी आधे के बराबर का एरर है, तो यार यहाँ पे एरर ज्यादा हो रहा है और ऊपर एरर कम हो रहा था। तो यहाँ पर एरर कम है और यहाँ पे एरर ज्यादा है। एब्सोल्यूट एरर इसकी जानकारी नहीं दे रहा कि आप कहां पर मेजरमेंट अच्छा कर रहे हैं या कहां पर खराब कर रहे हैं। इसलिए इस फ्रैक्शन को लिखना जरूरी है कि आपने कितना एरर किया और आपकी क्या रीडिंग थी, कितने में से कितना एरर किया। ये टोटल नंबर है, ये आए हुए नंबर है
इतने में से कितना एरर किया, ये जो फ्रैक्शन लिखा है दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर, ताकि आपको फ्रैक्शन में बता दिया जाए। अब अगर इन दोनों का मैं फ्रैक्शन निकालूं तो यू विल सी कि 450 और उसके बाद 3 जीरो लगाएंगे तब जाके मीटर्स में कन्वर्ट होगा, उसको 10 से डिवाइड करो। और यहां पर देखो तो नीचे 1 मीटर तो मैं 100 लगाता हूं और उसके बाद ऊपर 40 लगाता हूं, तो आपको दिख रहा है बहुत बहुत बड़ा हो गया है। हमने यहां पर नीचे स्केल को नापने में बहुत ज्यादा गलती करी है और कानपुर से दिल्ली तक नापने में उस इंजीनियर ने बहुत कम गलती करी थी। तो एरर कम है या ज्यादा है, ये एग्जैक्टली इस बात से पता नहीं चलता कि टोटल एरर कितना है, इस बात से पता चलता है कि कितनी रीडिंग में से कितना एरर हो गया, वो फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर से पता चलता है। तो अगर मैं रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो आई वुड बी राइटिंग इट एज डेल्टा x बाई x, और नीचे जो वो नीले पेन से लिखा हुआ है वो फॉर्मूला यही है जिसको मैंने इस तरह से लिख दिया, नथिंग स्पेशल। आप देखिए परसेंटेज एरर क्या है यार, फ्रैक्शन तो हम खेलते ही नहीं है, क्यों नहीं खेलते? कोई तुमसे कहता है कि 3/4 करके कुछ 3/4 ऑफ द अमाउंट इज दिस, हम लोग ज्यादा कन्वीनियंट हम परसेंटेज के साथ रहते हैं। 3/4 बोलने से ज्यादा अच्छा 50% लगता है, डबल बोलने से ज्यादा 200% अच्छा लगता है। नंबर्स में हम परसेंटेज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल और परसेंटेज के साथ ज्यादा लीनियंट रहते हैं, हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं परसेंटेज को। तो उसी परसेंटेज एरर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि वही मेरा डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाय आर एवरेज इनटू 100%। तो वही जो मेरा फ्रैक्शनल एरर था या सो कॉल्ड रिलेटिव एरर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? परसेंटेज एरर में। क्लियर है? इसको कोई बच्चा समझदारी के साथ लिखे तो इस तरह से लिख सकता है कि यही हमारा परसेंटेज एरर हो गया रिलेटिव एरर इनटू 100%। फ्रैक्शन पसंद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, हम परसेंटेज में लिख लेंगे। तो परसेंटेज एरर ये कंपेयर करके सच सच बता पाएगा कि हमने कानपुर से दिल्ली नापने में ज्यादा गलती की या लैब के अंदर रॉड नापने में ज्यादा गलती की। तो हम लोग हमेशा कम एरर है या ज्यादा एरर उसको कंपेयर इस परसेंटेज एरर से ही करेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है ये बेसिक डेफिनेशंस और क्या परसेंटेज एरर होता है, क्या फ्रैक्शनल एरर होता है, क्या एब्सोल्यूट एरर होता है, क्या मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, ये बातें आपको अच्छी तरह पता चली होंगी। बड़ी बात नहीं है इसको समझना, और मैंने बहुत धीमे धीमे ग्रेजुअली आपको समझाया है, टाइम लेके समझाया है। हालांकि इसे 10 मिनट में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैंने फिर भी टाइम लिया कि जो नए बच्चे और बोर्ड्स के हैं, उस बैकग्राउंड से नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें 10th में पढ़ के आए हों, वो आराम से इसे ग्रैस्प कर पाएं और आपको परेशानी ना हो। और कमजोर बच्चों के लिए ही है हमारा चैनल, आइए रुकिए और आपसे सारे सवाल बनेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज लेक्चर को रोक रहे हैं, अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे और एरर्स कैसे जुड़ती हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड होते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट्स में एरर्स आते हैं, मेजरमेंट में एरर आते हैं, ये बातें हम निकालेंगे। अगले लेक्चर में प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, लीस्ट काउंट की बातें जानेंगे, लेकिन सारा काम अगले लेक्चर में। आज बेसिक डेफिनेशंस का दिन था, हमने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आपको पूरी डेफिनेशन समझा दी। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आपका काम क्या है कि आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और दूसरा काम क्या है, मेरा नाम मत भूलिए, इंद्रजीत सिंह, आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं पूरे साल, शानदार। मिलते रहेंगे पूरे साल के लेक्चर सीरीज के साथ आरटी एकेडमी पे। मैं हूं आपका इंद्रजीत सिंह, धन्यवाद, मिलेंगे अगले लेक्चर।